हेलो एवरीवन। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट है वो है डॉक्टर इलियास खान साहब। एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर एंड एक फेमस डॉक्टर भी है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सर्व कर रहे हैं। एंड उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में इनका नाम है, जैसे कि बाइक राइडिंग और बॉडी बिल्डिंग वगैरह से रिलेटेड। तो आज आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय कीजिए। एंड हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो इसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं एंड एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको वीडियो के एंड में। किस गाइस, आज हमारे मेहमान एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर, एक बाइक राइडर और एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं सर, या फिटनेस फ्रीक बोले आपको। मैं तो फिटनेस फ्रीक बोल सकते हैं। अच्छा, तो हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्रिएटर जो ऑलमोस्ट सारी ऑडियंस जानती है हमारी, इलियास खान सर। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर? जी शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया सर, आने के लिए, कीमती वक्त निकालने के लिए। असल में बहुत टाइम से हम ट्राई कर रहे थे सर के साथ मैचिंग करने का, लेकिन सर के साथ ट्यूनिंग जमी नहीं। मतलब ट्यूनिंग जमी नहीं, वैसा मतलब नहीं, टाइमिंग नहीं जमी, ट्यूनिंग नहीं, टाइमिंग नहीं जमा। फाइनली आज शूट हो रहा है और अपलोड होने को तो बहुत टाइम है अभी। हम मतलब लिटरली 15-20 दिन के बाद ही अपलोड करूँगा मैं। तो सर सबसे पहले ना, मतलब मेरे माइंड में जो क्वेश्चंस है वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो मेरे माइंड में डाउट है, ऑल्दो मैं आपके साथ घूम रहा फिर रहा रह रहा, लेकिन स्टिल मेरे माइंड में कुछ डाउट्स हैं, कुछ मेरे माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद हमारे ऑडियंस के माइंड में भी होंगे। वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सर अब एक मतलब बेसिक, हर एक स्टूडेंट का एक ना दौर रहता है कि यार पेरेंट्स नहीं बोलते, लेकिन फिर भी हमको इंजीनियरिंग हो या डॉक्टर हो, जो भी बनना हो। तो जैसे आप डॉक्टर बन चुके हैं, तो ये आप बाय चॉइस किए थे या फिर घर वालों की डिमांड थी? नहीं, मेरे वालिद साहब मरहूम की बहुत ख्वाहिश थी कि अच्छा। मैं डॉक्टर बनूं। उन्होंने मेरे बड़े भाई जो इंजीनियर बने उनके लिए कोशिश किए थे। कुछ मार्क्स से उनका एमबीबीएस रह गया, तो उनका पूरा अच्छा। फोकस मेरे ऊपर था। वालिद साहब मरहूम का, वो भी इंजीनियर थे, कि बेटा आपको डॉक्टर बनना ही है। वो कंटिन्यू अच्छा। फीड किए उन्होंने, और हाई स्कूल जूनियर कॉलेज से किए। और मेरा टारगेट उनके रहबरी की वजह से आसान हुआ, और वालिद साहब के बोलने की वजह से ये इसमें फील्ड में आया। और अल्हम्दुलिल्लाह वालिद वो बेहतर डिसीजन ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ था क्या कि आपको इंजीनियरिंग करना है या कुछ और फील्ड में नहीं, जाना है? और कोई फील्ड की ख्वाहिश भी नहीं थी, क्योंकि अब्बा ने शुरू से इस जहन में डाले थे कि आपको डॉक्टर अच्छा। बनना है, और डॉक्टर अच्छा। बनना है, खिदमत करना है। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा एक डॉक्टर बने। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि मतलब मेरे को अभी ना रिसेंटली किसी ने स्टोरी बोला था कि सर को डॉक्टरी नहीं करने का मतलब, डॉक्टर नहीं करना था, एमबीबीएस नहीं करना था। तो इसके लिए मतलब पहले पूछ लेते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। पापा भी आपके शायद से कुछ फिट इंजीनियर थे, इंजीनियर थे क्या? और फिटनेस वगैरह में भी है? रेसलर थे, पहलवान थे। वीर हाँ केसरी हाँ। रह चुके वाले साहब। और बहुत अच्छा। सारे लोग उनको उस्ताद या पहलवान के नाम से भी, कोई इंजीनियर के नाम से भी ऐसा उनको ही करते थे। वाले अच्छा। साहब गवर्नमेंट जॉब में इंजीनियर थे, हाँ, इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन में क्या नाम था उनका? अब्दुल समद खान। अच्छा। हाँ, समझ साहब पहलवान बोल के हाँ, पहचानते थे उससे शायद। पहलवान बोल के भी और जी जी। इंजीनियर बोल के भी बहुत सारे लोग जानते थे पहचान। उनको। अच्छा। और बाइक राइडिंग का वगैरह सर शौक कहाँ से चढ़ा आपको? बहुत सारे लोग तो रील में देखते हैं भाई बचपन से ही शौक था लेकिन पैसे नहीं थे, ऐसा बोलते। लेकिन वो बात बहुत सारे लोगों के लिए सही भी होती है, सही, हाँ। कि बहुत सारे बच्चों को शौक होता है लेकिन घर की हालत वैसे नहीं होती है। जी। तो शुरू में जब मैं मेडिकल या पढ़ाई के लिए था तभी से बाइक का शौक था। शुरुआत तो स्प्लेंडर से ही, गाड़ी से हुई, जो अपने पैसों से मैंने खरीदी थी अच्छा, जब मेरा माशाल्लाह। एमबीबीएस हो गया था। जॉब और लगने के लेकिन बाद। जैसे ही थोड़ा स्टेबल हुआ, जी। और पहली नज़र मेरी हार्ली डेविडसन पर पड़ी थी, जो एक बार देखते ही मेरे दिमाग से वो सुपर बाइक गई नहीं। हार्ली। और हाँ, हार्ली डेविडसन अच्छा। पहली मैंने नागपुर में देखा था वो गाड़ी, जब इंडिया में जस्ट हार्ली डेविडसन एंटर हुआ था। तो जब मैंने घर में हमारे अम्मी बड़े भाई से मशवरा किया कि मुझे हार्ली डेविडसन लेनी है, तो उन्होंने सवाल किया कि भाई कितने की गाड़ी है, तो मैंने बोला कि 8 लाख की। 8 लाख? 2010-11 में 8 लाख की गाड़ी बोले तो हर कोई बोले अरे पागल हो क्या, 8 लाख की बाइक रहती है क्या, लेते हैं क्या। बुलेट लो चलाओ ये करो, उस टाइम की सब में बड़ी गाड़ी बुलेट थी। बुलेट थे। और पहली गाड़ी हार्ली डेविडसन ना लेते हुए बुलेट ही लेना पड़ी, घर वालों के इसरार की वजह से। लेकिन वो बेचैनी रही, उसके बाद फिर मैं हार्ली डेविडसन लेके ही रह गया। 2012-13 में मैं बॉम्बे जाकर खास वहां से गाड़ी, मराठवाड़े की पहली हार्ली डेविडसन सुपर लो बाइक मैंने लेकर आया था, 883 मॉडल। अच्छा, 83 मॉडल? 883 88, उसका, हाँ अच्छा सुपर मॉडल लो है, ओके। 883 वो उसका अच्छा। मॉडल था। हाँ क्या? जी, 2012 में? 2012 में।
अच्छा, मतलब मराठवाड़ा की पहले, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि बीड़ की फर्स्ट सुपर बाइक है या फिर मतलब ये मराठवाड़ा। मराठवाड़े की पहली हार्ली डेविडसन, लेकिन कुछ अच्छा। सुपर बाइक मेरे से पहले भी और कुछ बॉयज या लड़के चलाते रहे औरंगाबाद वगैरह में। अच्छा। लेकिन मराठवाड़ा में जो हार्ली डेविडसन जब इंडिया में आया, हाँ। उसके बाद मराठवाड़ा में पहली मैंने ही किया था। अरे बाप रे, माशाल्लाह ये स्टोरी नहीं पता थी। और उसके अलावा मतलब कोई सुपर स्पोर्ट वगैरह आपने कब लिए, नेक्स्ट सुपर मैंने बाइक? हार्ली डेविडसन जब ले रहा था तो बहुत सारे लोग जो स्पोर्ट्स बाइक चलाते थे, उस जी। टाइम स्पोर्ट्स बाइक का भी काफी क्रेज था, क्योंकि स्पीड प्लस पावर, ये दोनों चीजें थी। लेकिन एज ए डॉक्टर मैंने सोचा कि क्रूजर बाइक मुझे सूट करेगी और राइड के लिए मुझे वो अच्छा ज़्यादा रहेगी, बेटर रहेंगे। सूटेबल रहेगी। तो मैंने पहले हार्ली डेविडसन सुपर लो से फिर स्विच किया डायरेक्ट 1.5 साल के बाद लगभग हार्ली डेविडसन में ही अपर कैटेगरी में डायरेक्टली हार्ली डेविडसन रोड किंग मॉडल था। रोड किंग। रोड किंग जो कि 1700 सीसी का एक यूनिक मॉडल रहा है। अच्छा। वो मैंने यूज्ड बाइक लिया, पहला तो शोरूम लिया, लेकिन जब रोड किंग लिया तो वो यूज्ड बाइक लिया। उस टाइम में वो बाइक शोरूम काफी महंगा 20 लाख के ऊपर का आता था। अरे लेकिन बाप रे। मुझे किसी से एक जगह से यूज्ड मैंने रोड किंग बाइक लिया, जो मैंने लगभग 2 साल से ज्यादा अरसे से चलाया। अच्छा। 2 से 3 साल शुरू में क्रूजर और हार्ली डेविडसन पे रहने के बाद फिर मूड हुआ कि नहीं अब स्पोर्ट्स क्रूजर में जाते हैं, तो फिर उसके बाद मैंने हायाबुसा गाड़ी खरीदी। अच्छा। मेरी वाइट कलर की हायाबुसा रही, जी जी। जिसपे मैंने गोवा और अलग अलग जगह राइड किया। अच्छा, अभी और टोटल कितने सुपर बाइक्स ओन करते हैं आप करंटली? अभी लोग माशाल्लाह बोले, और मैं तो माशाल्लाह। चाहता हूँ कि ये मेरे लिए कम ही है और मैं और बाइक्स लूँ। तो अभी 4 सुपर बाइक है मेरे पास, 2 हायाबुसा है, एक निंजा है और एक GT 650 है, अच्छा। जो बहुत कम है। दुआ करो और भी आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन। ये तो सर सबका ड्रीम है, दो तीन सुपर, एक भी सुपर बाइक रहना मतलब ड्रीम है सभी एक का। से दो भले, कोई भी बोलता है एक से हाँ, दो दो भले, भले। तो मैं तो 2 से 3, 3 से 4 भले, और 4 से और भी ज्यादा भले ही रहेगी। अच्छा, अभी नेक्स्ट सुपर बाइक का कोई प्लान? नेक्स्ट सुपर बाइक अभी नहीं, थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा। कुछ प्रायोरिटीज, कुछ फैमिली के और कुछ और भी काम है करने, तो अच्छा। अभी तो थोड़ा सा 3 या 4 पर ही मैं रुकना चाह रहा हूँ। अच्छा, बाद में अभी नहीं, थोड़ा सा और अल्लाह ने थोड़ा अगर सा ब्रेक इस्तेदार लेके। किया तो बाद में थोड़ा आराम से ही। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ मसला अब अपन मतलब ऐसा कोई एक ऐसी सुपर बाइक जो आप मतलब लेना चाहते हैं बट अभी तक नहीं हो पाया, कॉल है? मैं लेना चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह लूंगा भी, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे ख्वाहिश की और मेरे मालिक ने पूरी भी किया। तो होंडा गोल्ड विंग, वो मेरी गोल्ड विंग। ख्वाहिश है। अच्छा। गोल्ड विंग एक ऐसी बाइक है जिसे कार ऑन टू व्हील्स बोलते हैं। हाँ। बहुत महंगी है, 50 लाख की ये गाड़ी है, लेकिन नई ना सही यूज्ड, और आज ना सही कभी ना कहीं तो आ ही जाए। अच्छा। होंडा गोल्ड विंग, क्योंकि ये क्रूजिंग टूरिंग में अच्छा है, ताकि मैं हमारे मैडम को फैमिली को भी लेकर लंबे लंबे टूर पर जाऊं ज- और भाई। आराम से जाऊं घूमूं। तो होंडा गोल्ड विंग इंशाल्लाह मैं कभी कभी ना कभी तो। अच्छा, H2 के बारे में सर क्या राय है? H2 अच्छी गाड़ी है, लेकिन बहुत हाइप्ड है। इन्फ्लुएंसर्स ने उसको काफी ज्यादा हाइप कर दिया है, और है अच्छी गाड़ी है, लेकिन ऐसा मेरी ड्रीम बाइक नहीं है। अच्छा, ड्रीम बाइक ड्रीम नहीं बाइक है। नहीं है अच्छी गाड़ी है। मेरी 14R तो मुझे लगता है उससे अच्छी है। हाँ, वो तो कभी भी बेटर है। थोड़ा रोड सेफ्टी वगैरह के बारे में बात करेंगे तो अ, अक्सर ना सर, बहुत सारे पेरेंट्स में ये कन्फ्यूजन है, इवन मेरे भी पेरेंट्स में कन्फ्यूजन है या एक सेफ्टी कंसर्न है कि यार आप लोग इतना दूर दूर बाइक पे जाते हैं, हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, और अक्सर हमको सुनने में आता है कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। रिसेंटली आपने भी एक स्टोरी वगैरह कुछ शेयर किए थे कि कोल्हापुर में कुछ एक्सीडेंट हो गया। तो रोड सेफ्टी के बारे में आपका कुछ सेफ्टी पॉइंट्स बोलिए, जी। या फिर कुछ आपका एक क्या बोलेंगे उसको, पर्सपेक्टिव क्या है? हाँ, बहुत बुरा लगता है जब कोई बाइक राइडर ऐसे रोड एक्सीडेंट में गुजर जाता है या सीवियर इंजरीज होती है। बहुत अच्छा। बुरा लगता है। मैं काफ़ी सालों से राइड कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं देख चुका हूँ। तो इंडियन रोड कंडीशंस जो है और ट्रैफिक कंडीशंस, ये बहुत ही वर्स्ट है, क्योंकि डे बाय डे व्हीकल्स और पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। एक जी। आदमी के पास दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं, और सेफ्टी नॉर्म्स बिल्कुल नहीं है। रोड कंडीशंस खराब है, लोगों में रोड की डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को सुधारने में तो पता नहीं कितने साल लगेंगे। इसलिए मैं एडवाइस करूंगा राइडर से ही कि वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशियस, अलर्ट, अटेंटिव वो रहे, अपनी राइडिंग लिमिट्स को पहचाने, जी। और एक्सट्रीम कंडीशंस में बाइक को कैसे कंट्रोल करना सीखें।
मॉर्निंग राइड्स में, संडे में, लेट नाइट में आप अपनी बाइक को किस कदर कंट्रोल कर सकते हैं ये सीखें। इमरजेंसी ब्रेकिंग क्या चीज़ होती है, बाइक को मैन्योरिंग यानी कैसे मैन्योर करना है, क्रैश कंडीशन में आती है वैसी कंडीशन में वो सीखे, और घाट में चलाना सीखे, सडनली कोई स्पीड ब्रेकर आता है या पॉटहोल आता है कैसे कंट्रोल करना, इसकी प्रैक्टिस करें। जब तक अच्छा। हम राइडर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसका ब्रेन तैयार नहीं रहेगा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। अच्छा। तो ये एक स्किल है जो मैं राय दूंगा कि हर खास करके स्पोर्ट्स और जिसकी हाई राइडर हैं या जो बहुत ज़्यादा सीसी वाली बाइक चलाते हैं उन्होंने तो ये सीखना चाहिए। और साथ ही साथ हर राइडर को मैं एडवाइस दूंगा कि उन्होंने अपने बाइक राइडिंग स्किल्स पर काम करना चाहिए, टाइम देना चाहिए और उसे सीखना चाहिए। और पेरेंट्स ने भी अंधाधुंध लाड़ में प्यार में 600 सीसी 1000 सीसी की बाइक दिलाकर दे दे रहे हैं, हायाबुसा चले उठे 20 लाख रुपए डाल दिया, कोई भी उठा कर ला लिया, ये नहीं है। आप अपने बच्चे को मौत का खिलौना दिला रहे हैं, ये याद अच्छा। रखिए। वो बच्चे ने पहले सीखना चाहिए। बेसिकली एक 600 आप 300 सीसी 600 सीसी 1000 सीसी ऐसा अपग्रेड करते चले, सीखे, प्रैक्टिस करें। मेट्रो सिटीज में बहुत सारे राइडिंग स्कूल्स भी हैं, मैंने इससे अच्छा। पहले एडवाइस भी किया। कैलिफोर्निया सुपर बाइक स्कूल है, उसको ऑनलाइन साउथ के साइड में आप चेक कर सकते हैं। रजनी कृष्णन की रेसिंग एकेडमी है, वो भी ऑनलाइन आप जाकर अपने बच्चों को छुट्टियों में डाल सकते हैं। और अगर आप ये चीज़ें एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब के वीडियोस देखकर अपने राइडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना इम्प्रूव। चाहिए। अच्छा। दो ये राइडिंग के अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत कम लोगों को पता है। हाँ, ये आकिब मैं भी खुद फर्स्ट हैरान रह रहे कि ये ये कहाँ फर्स्ट से टाइम आ गए। सुन RACR है, रजनी कृष्णन एकेडमी ऑफ रेसिंग एकेडमी है, वो एक है। और कैलिफोर्निया सुपर बाइक स्कूल, CSS, ये अच्छा। दो काफी अच्छा इंडिया में काम कर रही हैं। और भी ये छोटे मोटे राइडिंग स्कूल्स हैं, वहां पर भी सीखना चाहिए, अपने स्किल्स को अपने बच्चों को छुट्टियों में वहां भेजना चाहिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये मेरे को सीरियसली फर्स्ट टाइम सुनने को मिला। मतलब अपन मतलब 6 7 8 महीने हो गए लगभग अपन जी जी। कंटिन्यूअसली है राइड पे, लेकिन ये पता नहीं थी चीज़। अच्छा हो गया मेरे को, मतलब ऑडियंस को बताने के चक्कर में मेरे को भी बहुत सारी क्लैरिटी आ गई। और अभी सर इससे लगते हुए एक क्वेश्चन, ट्रैक पे कभी आपने राइड किया हुआ है? ट्रैक पे हमने 2-3 बार प्लान किए, मैंने मेरे कुछ नगर के राइडर दोस्त हैं, हमने प्लान किए लेकिन वो प्लान वर्कआउट नहीं हो सका। हमने अच्छा। दिल्ली और चेन्नई दोनों जगह का बुकिंग करते करते रह गया। मेरा लाइसेंस बना था, FMSCI का लाइसेंस उसको करना पड़ता है जी हाँ। ऑनलाइन, वो इजीली हो जाता है, लेकिन ग्रुप नहीं बन सका, कोऑर्डिनेट नहीं हो सका। 2 बार प्लान करके भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अच्छा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा जो चेन्नई दिल्ली में या जिनको राइडिंग ट्रैक जो इजीली जा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, या वैसा ग्रुप है, जाना चाहिए, अपने राइडिंग स्किल्स को और इम्प्रूव करना चाहिए, ओपन करना चाहिए। हाँ। राइडिंग ट्रैक एक बहुत अच्छा एक स्किल है और अच्छी चीजें सीखने के लिए। अच्छा, उसमें लाइक प्रैक्टिस वगैरह पहले करवाते हैं क्या वो? उसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं आपको। उसका मतलब एक तो आप बाइक खुद वहां पर भेज सकते हैं अपनी, अपनी खुद की बाइक, हाँ। या फिर वहां पे रेंट भी कर सकते हैं बाइक। लेकिन आपको वहां पे राइडिंग जो सूट है, जी। वो सूट, उनका हेलमेट और उनके जो राइडिंग के बाकी के जो गियर्स हैं, हाँ। उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली वो आपने कैरी करना है या वो करते टाइम करना है, पुट ऑन करना है। और उसके बाद आप 300 600 सीसी या 1000 सीसी लीटर बाइक आप राइड करना चाह रहे हैं, उसमें मेंशन करके वहां आपको लगभग उसके सेशन है, घंटे का 2 घंटे का कितना है। तो बहुत सारे मेरे पूना बॉम्बे के जो दोस्त हैं राइडर से, वो ग्रुप बनाकर जाते हैं, वो दिन भर पूरा ट्रैक बुक करते हैं, सुबह अच्छा। फ्लाइट से जाएंगे, गाड़ियां कार्गो से भेज देते हैं, और पूरा दिन भर में 7-8 घंटे का पूरा वो जो स्लैब्स हैं पूरे उसके टाइमिंग स्लॉट्स हैं, वो जी। दिन भर उसका बेनिफिट उठा के सीखते भी हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, और फिर वो वापस पूना बॉम्बे आते भी हैं। लगभग मुझे जहां तक याद है 1 घंटे का 4000 रुपया पर राइडर का कुछ उनका सेशन रहा है सिंगल के अच्छा। लिए, लेकिन ग्रुप में वो काफी सस्ता होता है। अच्छा, तो इसमें मतलब गियर्स वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं या अलग नहीं, से? गियर्स ज्यादा तो अपनी है, आप पता नहीं कोई अगर रेंट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अच्छा, ज्यादा पहले तो नहीं था। अपनी है। अपनी गियर्स है। इवन बहुत सारे सेलिब्रिटीज, जॉन अब्राहम, धोनी, ये लोग भी राइडिंग ट्रैक पर जाकर अपने राइडिंग स्किल्स को आजमाते हैं और इम्प्रूव करते हैं। हाँ, जॉन अब्राहम के पास भी शायद बहुत और बड़ा बहुत कलेक्शन है सारे जॉन बाइक्स का। अब्राहम के भी वीडियोस आते हैं आपको ट्रैक के, चेन्नई और दिल्ली के, जी। जो बुधा इंटरनेशनल सर्किट है, BIC जिसे बोलते हैं, वहां पर जॉन अब्राहम के भी वीडियोस दिखेंगे आपको, धोनी के भी वीडियोस दिखेंगे। अच्छा, ये मतलब बाइक इंतज़ास्ट है दोनों भी। बाइक एंथुजियास्ट हैं, और इनको कभी ये खुद भी जाते हैं, शौक है, कंपनी भी स्पॉन्सर करती है, बुलाती है वहां पर ये करने अच्छा, के लिए, शूट के लिए। शौक के लिए। अभी तक सर आपने जितने भी बाइक्स चलाए, सबसे बेस्ट बाइक मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है?
बाइक तो मुझे, मेरे दोस्त भी शिकायत करते हैं कि सर को हर बाइक अच्छी लगती है। लेकिन मुझे जितने मैंने गाड़ियां चलाया हूँ सब में अच्छी मुझे मेरी 14R लगी है। अभी तक। ZX 14R जो मेरे पास है, तो उसमें कंफर्ट, पावर, बाइक को लुक और हर चीज उसमें मौजूद है। कौसाकी निंजा ZX 14R, जो आप ये करंटली टूरिंग हर चलाते हैं। चीज के लिए मुझे आइडियल लगी और मेरी फेवरेट गाड़ी। अच्छा। शायद आपने रिसेंटली S1000RR का भी वीडियो डाले थे क्या? मैं S1000RR हैदराबाद में और नागपुर में भी चलाया हूँ। जी। अच्छी गाड़ी है। हाँ। लेकिन जो जो ओनर थे वो खुद मेरे बाइक के फैन थे, जो S1000RR ओन करते हैं। वो खुद दीवाने थे मेरे 14R के। 14R के। जी। अच्छा, मतलब आपको ज़्यादा स्पोर्ट क्रूज़र पसंद है, एक मतलब जी हाँ, बेसिकली। स्पोर्ट्स क्रूजर। अच्छा, प्योर स्पोर्ट्स भी अच्छी गाड़ी होती है, लेकिन प्योर स्पोर्ट्स में दिक्कत क्या है? ZX 10R है, एस जी। थाउजेंड आर आर है, लेकिन ZX 10R, फायर ब्लेड, ये ऐसी गाड़ियां हैं जो प्योर स्पोर्ट्स हैं। उसमें राइडिंग जो पोस्चर है वो बहुत ज्यादा लीन करना पड़ता है। तो अच्छा। आप शॉर्ट राइड्स कर सकते हैं उस पे, हाँ। लेकिन बहुत ज्यादा जब लॉन्ग राइड्स करनी है तो अनकंफर्टेबल है। दूसरा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है वो। अच्छा। बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने की वजह से एक्सीडेंट प्रोन है। तो उसमें प्रिकॉशन अलर्ट बहुत ज्यादा लगता है। और डेफिनेटली अगर बहुत ज्यादा आप टूरिंग लंबा करना चाह रहे हैं तो आप लीटर बाइक में या प्योर स्पोर्ट्स में उसमें दिक्कत जाती है। अच्छा, अब 14R में इशू नहीं आता कुछ? 14R चूंकि स्पोर्ट्स क्रूजर है, थोड़ा सा उसका पोजीशन जो है, ये हायाबुसा भी है, ये स्पोर्ट्स क्रूजर है, तो ओके। अपवर्ड पोजीशन है हैंडल बार की, जिससे इतनी दिक्कत नहीं है अच्छा। पोजीशन तो नॉर्मल आदमी के लिए तो वो भी दिक्कत है, जी। लेकिन इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं। स्पोर्ट्स क्रूजर कंफर्टेबल। कभी मतलब सोचे हुए सर कि जैसा 1250 GS वगैरह जो है एडवेंचर कैटेगरी बाइक ओन करने का? बस खाली एडवेंचर का एक अलग ही कीड़ा होता है, वो छोटा कीड़ा आप में भी है। तो वो गाड़ी मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझे कभी भी वो पसंद नहीं आई। अच्छा। मेरे पास बहुत पहले इम्पल्स थी जब लॉन्च हुई थी हीरो का, मैंने ट्राई किया, हाँ, लेकिन हाँ। वो मुझे इतना अपीलिंग लगी नहीं। उसके बाद मैंने टाइगर भी चलाया हूँ, GS 1250 भी चलाया हूँ, कुछ टाइम 900 टाइगर चलाया हूँ। लेकिन जो एडवेंचर। पावर जी। इनलाइन 4 का है, जो थंप है और जो तूफान निकलती है गाड़ी, वो एडवेंचर में नहीं है वो बात। अच्छा। और साथ ही साथ जो साउंड भी आता है, उसका जो मजा है, मैं उसका यूज टू हो चुका हूँ, उसका एडिक्शन है मुझे। तो एडवेंचर में मुझे वो फील महसूस नहीं। अच्छा। हाँ, सेफ्टी के लिए तो मैंने देखा हूँ कि एडवेंचर गाड़ियां भी क्रैश होती है, गिरती है, हाँ, वो तो टूटती है। है, मैकविल भी उसके बेंड होते हैं, क्रैक होते हैं। लेकिन मुझे इतनी अपीलिंग नहीं लगी एडवेंचर। अब अच्छा, तो मतलब कोई प्लान अभी के हिसाब से तो नहीं मैं है? स्पोर्ट्स क्रूजर, स्पोर्ट्स जा सकता हूँ, क्रूजर जा सकता हूँ, लेकिन एडवेंचर शायद ही मुश्किल। क्योंकि मैंने पर्सनली देखे हुआ है सर को कि सर मतलब एडवेंचर वालों को मतलब उतना वो भाव नहीं देते, बोलना पड़ेगा। नहीं, भाव नहीं देने की बात नहीं, मेरी पसंद ही नहीं रही। हाँ, हाँ। और मैं देखा हूँ कि एडवेंचर वाले अक्सर थोड़े वही मीठे होते हैं। तो। ये तो मेरी पच्ची है मेरे सर। नहीं, मैं आपको नहीं बोलना चाह रहा हूँ। जिसको बोलने का था, अच्छा। जिसको बोलना था वो समझ गए शायद। नहीं, आज में बहुत सारे मीठे जो एडवेंचर दिखा रहे तो हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं है उसमें, जो अच्छा। अभी चला रहे हैं। अरे बाप रे। ब्लॉगिंग में कैसा है सर? आ, मैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, अच्छा। आप लोग भी देखें, सब्सक्राइब फॉलो करें। हाँ, ये मैं लिंक बहुत डाल देंगे। ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ। मैंने मेरा यूट्यूब चैनल बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस ओरिएंटेशन से शुरू किया था, और अच्छा। उसमें राइडिंग का भी मैंने इंक्लूड किया। लेकिन मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से मैं यूट्यूब पर उतना वीडियोस एडिट करके उसको टाइम नहीं मिला कि मैं अपलोड कर सकूं। मेरा अच्छा। बहुत ज़्यादा शेड्यूल टाइट रहने की वजह से। फिर लेकिन जब मैं रील्स तो अपना जैसे हर कोई बनाता है, बनाना शुरू किया, जी। तो किसी ने सजेस्ट किया कि सर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, थोड़ा सा उसमें भी कोशिश कीजिए कि आप लॉगिंग में भी देखें। तो मैंने यूट्यूब के लिए लॉगिंग कर चुका था अभी से हाँ। 5 साल पहले। अच्छा। लेकिन फिर वो छोड़ दिया था। मैं ख़ास तौर से डॉक्टर आमिर एम्स, एक न्यूरो सर्जन है, उनकी मैंने लॉगिंग देखा, मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि वो न्यूरो सर्जन है, ऑपरेट हाँ। करते हैं। बहुत सारे मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, और बहुत शॉर्ट तरीके में लॉग से चीज़ों को सिंपल सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं। तो कहाँ मैं भी के? उसी तरीके से मैंने सोचा कि मैं भी कोशिश करता हूँ। तो मैंने मेरे सिविल हॉस्पिटल, जो मैं आईसीयू का 2012 से इंचार्ज हूँ, एनआईसीयू का, न्यूनेटल आईसीयू का, तो मैं जो काम कर रहा हूँ, सोचा कि मैंने मेरे सीनियर से परमिशन लिया
और मैंने कहा उनसे परमिशन मांगी कि सर मैं पॉजिटिव मैसेज एस्पेक्ट करो। है जी। जो उसको हाईलाइट करते हुए लोगों तक जो हम फ्री सर्विस है जो हम काम कर रहे हैं उसको पहुंचाना चाहता हूँ। तो अच्छा। उन्होंने परमिशन दे दी, सिविल सर्जन ने, आरएमओ सर ने भी। और मैंने जैसे ही मेरा एक पहला जो लॉक डाला हॉस्पिटल रिलेटेड, ओके। उससे पहले मैंने कुछ बाइक से राइड रिलेटेड भी डाला था लॉक। लेकिन जब हॉस्पिटल का बाइक वाला राइड का भी जो लॉक था वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला कुछ ही घंटे में, तो उससे मोटिवेशन मिला। फिर हॉस्पिटल का जैसे ही मैंने क्रिटिकल बेबीज का ट्रीटमेंट करते हुए जो डाला, तो मुझे लगभग पूरे इंडिया से ही मैसेज आने लगे। महाराष्ट्र, मैं तो बीड़ का ही सोचता था, तो बीड़, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र क्या, मुझे जयपुर, हैदराबाद और मध्य प्रदेश कहाँ कहाँ से मैसेज आने लगे और पूछने लगे लोग सवाल। तो मुझे अच्छा। उनको जवाब देने में, हेल्प करने में मज़ा आया। तो जैसे कि आप कोई चीज़ करो, आपको उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिले और पॉजिटिव मिले जी। तो अच्छा लगता है। और 99% लोगों ने कमेंट्स में भी उसको अच्छा सराहा, या हाँ। 99 क्या 100% ही मैं बोलूँगा। एक आधी कोई था जिसको मेरी हिंदी या बोलने से या इससे दिक्कत लगी, लेकिन 100% लोगों ने मुझे उसके लिए सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, मुझे भी अच्छा लगा। तो अच्छा। मैं बाइक राइडिंग का लॉक, उसके साथ ही साथ फिर हॉस्पिटल के हॉस्पिटल। ट्रीटमेंट का लॉक, और फिर जब राइड पे जाते हैं तो खाना और नाश्ता और अच्छी अच्छी चीज़ें हम खाते हैं। सोचा कि भाई ये भी मैं डालना शुरू करूँ, जी, कि जी। भाई हम तो खा रहे हैं लेकिन लोगों को भी ज़रा एंटरटेन करते हैं। तो साथ अच्छा। ही साथ मैंने फूड लॉगिंग भी उसमें इंक्लूड कर दी। हाँ, गप्पा गोष्ठी तो आपकी बहुत ज़्यादा हाँ, फेमस है। गप्पा गोष्ठी है और अलग अलग चीजें उसमें, खान पान है, सब आ गया उसमें। सब कुछ आ गया। तो बस लोगों ने उसका रिस्पांस दिया, अच्छे उसमें कमेंट्स आए, उसको सराहा। और अच्छा लगता है जब कोई मिलता है, बोलता है कि सर हमने आपका वीडियो देखा, हमको अच्छा लगा। तो यही हुँ। मोटिवेशन है और वीडियोस और व्लॉग्स बनाने में। अच्छा, हेट कमेंट्स आते कुछ? बहुत ही कम, हेट कमेंट्स बहुत ही कम, नहीं के बराबर ही ये है। और मैं ये मानता हूँ कि एक आदि कोई आता है तो उसको एंटरटेन करने के बजाय मैं जल्दी से रिमूव कर देता हूँ। क्योंकि जब कोई हेट कमेंट पड़ता है तो उससे और हेट जनरेट होता है, क्रिएट होता है, और भी अच्छा। लोग कमेंट करने के लिए करते हैं। तो उसको जितना जल्दी है उसको आंसर दे दो वहीं पर, या पर्सनल में दे दो या उसको हटा दो। अच्छा। तो लेकिन बहुत ही कम, 99.9% मुझे नहीं मिले हैं कोई हेट कमेंट। कहीं कहीं कुछ कंट्रोवर्सी है तो मैं क्या करूं, कोई उस्मानाबाद को धाराशिव बोलता है, कोई उस्मानाबाद को उस्मानाबाद बोल रहा है, कोई औरंगाबाद को औरंगाबाद, कोई संभाजी नगर। तो ऐसी चीजों में मैं माफी चाहूंगा, मैं क्या करूं जब इसमें ऑलरेडी कंट्रोवर्सी है। हाँ, ये बहुत थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये। हाँ, बहुत ज्यादा बहुत सेंसिटिव सेंसिटिव। चीजें हैं ये उसमें। वैसे मैं अवॉइड ही करता हूँ ये सारी चीजों में जाने के लिए और इसमें जी। कमेंट करना या इसमें घुसने के लिए। अच्छा, अभी तो मतलब जैसा 0 टू 50,000 ऑलमोस्ट आपके सब्सक्राइबर हो गए, 51 के हो गए आई गेस। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो ये जर्नी कैसी रही आपकी, मतलब मज़ा आया या? मेरे शुरू में फॉलोअर्स जो थे 2-2.5 हजार के आसपास रहे। फिर जी। थोड़ा सा टाइम लगा उसको ग्रो होने के फिर लिए। ग्रो होने में। फिर बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के कुछ मैंने रील्स डालना शुरू किए, तो वहां से 4-5 हजार तक या 6 हजार तक वो पहुंचा। लेकिन मैंने जैसी ही रियलिटी, जिसमें बाइक राइड बोलो, हाँ। ट्रैवल बोलो, और ख़ास करके हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट के जो रील्स हैं, वीडियोस हैं, वो किया, जी। तो ये सफ़र काफ़ी क्विक हुआ। लोगों ने इसको सराहा। और एक बात और एक है कि फॉलोअर्स तो 50 हजार हुए हैं, लेकिन ये देख के अच्छा लगता है कि रोज़ मुझे 1 से 2 लाख लोग देखते हैं। डेली। जो, हाँ, डैशबोर्ड पे जो हम अगर व्यूज़ देखते हैं, जी, तो जी। वो मेरे मंथली 30 लाख से कभी कभी 65 लाख तक भी जाते हैं। अरे बाप अब रे! माशाल्लाह। एक थोड़ी शिकायत रहती है कि देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन फॉलो नहीं फॉलो करते नहीं हैं। करते हैं। यहाँ तक कि मैं इससे पहले भी एक रील में बोला हूँ कि मेरी मदद भी लेते हैं, मैं मदद हाँ, करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फॉलो नहीं करते। क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे के बारे में, अपने पर्सन इसके बारे में, लेकिन फॉलो नहीं करते। फॉलो नहीं करते। तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन ठीक है, मैं तो अपना काम चालू रखा हूँ। जी। अगर कोई फॉलो करके सवाल करे तो जरा और खुशी होती है, भाई ये मुझे फॉलो भी कर रहा है, और अच्छा लगता है। समझ लेकिन फॉलो नहीं करते हुए सवाल कर रहे हैं, जरा अच्छा नहीं लगता। नहीं, नहीं, डेफ़िनेटली फॉलो कीजिए सर को। हाँ, हाँ, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे अपन डाल देंगे क्या पे यूट्यूब लिंक? का भी लिंक है। यूट्यूब का भी लिंक डाल देंगे। सर अभी मतलब कहाँ-कहाँ राइड हो गया आपका? वो 4 क्वाड्रेंट्स बोलते हैं वो हो गया? मैंने देखिए ना, एक राइड ऐसी है जिसको जी। लोग पागलपन या दीवानगी बोलते हैं, हाँ। वो है बर्न बर्नर राइड, जो इंडिया में बहुत कम राइडर्स हैं और मराठवाड़ा में भी गिने चुने हैं। वो मैंने 2016 अप्रैल में किया हूँ, जिसके लिए बन मुझे बर्नर। यूएस से बर्न बर्नर राइड, जिसको आयरन बट भी बोलते हैं, आयरन बट राइड,
ये यूएस के एक फेडरेशन या एसोसिएशन है जिसने शुरू किया था पहले यूएस में, फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चलती है। आयरन बट एसोसिएशन इसका एक एसोसिएशन है, और लॉन्ग हाँ, डिस्टेंस राइड ये एक एसोसिएशन है। तो 2016 में लगभग कई राइडर्स ने ये ट्राई किया था। मैंने ये किया हूँ लगभग 2500 किलोमीटर 30 घंटे में। 30 2500 घंटे। किलोमीटर 30 घंटे में हमको दिए जाते हैं इसमें 36 घंटे। अच्छा। इसमें लेवल्स होते हैं अलग अलग। आपको लगभग 1600 राइड का पहला टप्पा होता है 24 घंटे में। 800 का भी एक है हाफ आयरन बट। फिर आयरन बट है 800 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर और 2400 किलोमीटर, जो आपको अच्छा। 36 आवर्स में कंप्लीट करना है। अच्छा। तो मैं, मेरे साथ मेरे एक दोस्त औरंगाबाद के राइडर हैं अमित, हम दोनों ने 36 के बजाय 30 घंटे में 2415 किलोमीटर ये कंप्लीट किया है। जिसके हाँ। लिए मुझे और ये चीज करके आपको उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उसके प्रूफ रखना पड़ता है, डिजिटल प्रूफ बाइक का और फोटोग्राफ्स की शक्ल में। और ये आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है यूएस के उस फेडरेशन को। वो उसकी अच्छा। इंक्वायरी करती है, उसकी तहकीकात करती है, और उसके बाद आपको वो फेडरेशन से सर्टिफिकेट मिलता है। हाँ। आपका एक बैच मिलेगा, नंबर प्लेट मिलेगा और कुछ स्टिकर्स मिलेंगे। तो ये मेरा एक लाइफ टाइम रिकॉर्ड है, मेमोरी है, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। 2016 में मैंने 30 घंटे में 2500 किलोमीटर किया है। अरे उसका मैं बाप रे। कभी आपको सर्टिफिकेट भी शेयर करूंगा। हाँ। वो राइड मेरी बहुत मेमोरेबल रही, जिसके लिए मुझे क्रिटिसाइज भी किया था कि भाई ऐसी सब चीजें नहीं करना चाहिए, इसमें जान को खतरा है, क्रैश हो सकते हैं, हम्म। एक्सीडेंट हो सकता है। और होता भी है। इसमें बहुत सारे राइडर्स एग्जॉस्ट होके अनकॉन्शियस होते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं। पहले 24 घंटे तो आसान जाते हैं, लेकिन उसके बाद का जो पीरियड होता है, बचे हुए 12 घंटे, ये काफी डिजी और आदमी को चक्कर आती रहती है। वो बहुत परेशानी के जाते हैं। तो अच्छा। बर्न बर्नर राइड या किंग ऑफ द रोड लॉन्ग डिस्टेंस राइड का ये उसके लिए खिताब मिलता है। तो ये अच्छा। मेरी बहुत मेमोरेबल राइड रही। इसके साथ ही साथ मैंने मेरे साथ मेरे दोस्त तुषार और हम्म। रोहित के साथ में हमने के बीड़ से कन्याकुमारी, और फिर कन्याकुमारी से कश्मीर, और कश्मीर से वापस बीड़, ये लगभग हमने 12 दिन में कंप्लीट किया था। 7200 किलोमीटर राइड, इसको के राइड बोलते हैं। हाँ। हम तीनों दोस्त रहे, जिसमें मैं और तुषार सर हम बाइक पे थे, तो रोहित हमारी बैकअप गाड़ी में था। तो ये हमने लगभग 3 से 4 साल पहले किया है। लॉकडाउन के बाद में 2022 में हमने किया था। इसके अलावा अच्छा। लेह लद्दाख की राइड कर चुके हैं। और ऐसे तो बैंगलोर, गोवा, गोवा तो मैं कई बार जा चुका हूँ सोलो, ग्रुप के साथ, अलग अलग दोस्तों के साथ। जी। गोवा बाइक आईबीडब्ल्यू। राइड, दमन, दिल्ली, बॉम्बे, अरे। केरला, बहुत हाँ। सारी जगह तो राइड कर चुका हूँ। और जब तक जिंदगी है, अल्लाह ने जब तक ताकत दी, और करता ही रहूंगा। इंशाल्लाह मेरी इंशाल्लाह। ख्वाहिश है वर्ल्ड टूर की, या फिर इंडिया के बाहर मैं मैक्सिमम कंट्रीज राइड करूं, ये जी। ख्वाहिश है। अल्लाह से उम्मीद है कि वो भी इंशाल्लाह एक ना एक दिन हो जाएगी। हाँ, केटू के कौन सी बाइक पे हुआ था सर आपका? के मेरा और बर्न बर्नर राइड जो है लॉन्ग डिस्टेंस, ये दोनों मैंने कौसाकी की नेकेड स्ट्रीट बाइक पे किया था, Z800 पर। Z800 पे? हाँ, क्योंकि क्रूजर बाइक्स पर और एडवेंचर पे तो बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ। उस टाइम अरे। में बाइकिंग कम्युनिटी में उसको मुझे बहुत रेस्पेक्ट मिला। कई राइडर्स की तरफ से मैसेजेस आए कि क्रूजर पर और एडवेंचर पर तो बर्न बर्नर या के सभी कर लेते हैं, खास करके बर्न बर्नर। लेकिन स्पोर्ट्स नेकेड पे करना थोड़ा सा और दिक्कत जाती है, हाँ, क्योंकि बहुत आपके आर्म्स पर और बैक पे बहुत प्रेशर आता। प्रेशर आता है। और लेकिन फिटनेस की वजह से, और थैंक्स टू जिम और फिटनेस, हाँ। जिसकी वजह से मैंने ये स्ट्रीट बाइक पर किया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि मतलब एडवेंचर हो गया, ये क्रूजर पे कंफर्टेबल करना रहता है। बहुत आसान है और कंफर्टेबल है। इसमें विंड दिक्कत ब्लास्ट नहीं नहीं, होता तो ज़्यादा टायर्डनेस नहीं काफी लगती है। काफी दिक्कत आती है। हाँ। लेकिन ये सारी चीजें, इसको फिटनेस तो मैं सेकंड बोलूंगा, लेकिन जब आपको ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस की राइड करनी है या रिकॉर्ड राइड करनी है, तो आपका माइंड सेट जरूरी है। अच्छा। फिटनेस से ज्यादा आपका माइंड सेट जरूरी। अरे बाप रे! माशाल्लाह, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर से हमको। और क्या बोलेंगे, ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है। मतलब अपन जो राइड पे जाते थे सर, वहाँ पे मतलब बस राइड के पुरती ही बातें होती थी। ऐसे वन ऑन वन अपना कॉन्वर्सेशन फर्स्ट टाइम हो रहा। बहुत कम, बहुत सारी बातें मुझे लगता है आपको भी शायद नहीं पता ये आज राइड पता के चल ताल्लुक से। रही थी। हाँ। क्योंकि संडे राइड करना, बाइक राइड और ब्रेकफास्ट राइड, जी। ये तो एक जैसे मूवी का ट्रेलर होता है ना, उस हाँ। टाइप का है। असल तो बड़ी बड़ी जो असल। राइड्स हैं, जो आपकी हजारों किलोमीटर होती हैं, वो असल मूवी वो है। असल। और इसकी मेमोरीज लाइफ टाइम है। जी। मैं हर चीज, हर राइड की बहुत सारी चीजें, यादें जुड़ी हुई रहती है, और वो हमेशा जहन में वो दौड़ती रहती इंटरनेशनल राइड का कुछ प्लान?
है, करना है। बस उसके लिए भी थोड़ा फंड जमा हो जाए, कुछ और फैमिली के कुछ काम और हैं, जरूर। प्रायोरिटीज हैं, वो पहले हो जाए, अच्छा। तो अच्छे दोस्त साथ में मिले और थोड़ा वक्त और थोड़ा पैसे जमा हो जाए, तो हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। इंटरनेशनल राइड करना है। और मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उम्रा के लिए बाइक से जाऊं। अरे अब पता नहीं वो कैसे उसके कानून में इसमें बैठेगा, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं बाइक राइड करते हुए उम्रे के लिए जाऊं। देखते हैं, इंशाल्लाह। उसके लिए भी अल्लाह इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता अल्लाह बना देगा और बिल्कुल मैं बिल्कुल। इंशाल्लाह जाऊंगा। इंशाल्लाह बिल्कुल, ये बहुत एक आप लोग भी दुआ कीजिए सर के लिए कि सर का ये जो मतलब ड्रीम है वो कंप्लीट हो जाए। चल रहा ना सब, मेरी रिकॉर्डिंग चालू है ना? ठीक है। नहीं जन दे उसको, मसला नहीं है कुछ। सर कोई क्रेजी फैन मोमेंट अभी तक लाइफ में? क्रेजी फैन मोमेंट अभी क्या बोले, लोग मिलते हैं अचानक से, देख के हैरान होते, परेशान होते हैं। हमने आपको रील में देखा, हमने आपको मोबाइल में देखा, हाँ। हर थोड़े दिन में कोई ना कोई मिल जाता है। हम अच्छा। रिसेंटली हैदराबाद गए घूमने, तो मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे साथ के दोस्त भी बहुत खुश हुए कि हैदराबाद के 2 दिन के टूर में लगभग 8 से 10 लोग मिले अलग अलग जगह पर, अच्छा। जो मेरे रील्स देखते हैं और जो मुझे देखकर खुश हुए। फॉलो। हाँ। जिसमें एक तो ऐसे थे हैदराबाद में ही मिले जो बीवी बच्चे के साथ मुझे देखते हुए बीवी बच्चे को भी छोड़ दिए और मेरे तरफ दौड़ के आए, सर सर सर। तो मैं उनको बोलने लगा, अरे वो बच्चा है आपका, उधर देखो पहले शुरू। तो दोस्त भी बोलने लगे, अरे ये तो उनके बीवी बच्चे को भी छोड़ के भागते आ रहे हैं। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे जगह पर कभी पुलिस वाले मिलते हैं, कभी डॉक्टर्स मिलते हैं। फैन तो रहते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हॉस्पिटल पे आ जाते हैं मिलने के मिलने लिए, के लिए। जिम पे आ जाते हैं। हॉस्पिटल पे 2-3 बार ऐसा हुआ है कि बच्चे मिलने के लिए आए, बाइक देखने के लिए आए, मुझसे मिलने आए, आवाज सुनने के लिए आए। अरे बाप रे। तो ऐसी चीजें चलते रहती है। बहुत एक। सारे हॉस्पिटल के भी लॉग्स देखकर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं। हम। कुछ अल्टी फल्टी भी मैसेज आते हैं। कुछ लेडीज भी मैसेज करती हैं, उससे भी अपने को बचना पड़ता है। कुछ मीठे लोग भी मैसेज करते हैं जो मिठास इंस्टाग्राम पे गिराने की कोशिश करते हैं, तो उनसे भी बचना पड़ता है। इस चीजों के बारे में कोई बताता नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है भाई। आपकी बॉडी, जिम और पर्सनैलिटी और बाइक देख के जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ लड़के फॉलो करे और ये करे, मीठे लोग भी बहुत आते हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत क्रेजी। ये अपना लास्ट ट्रिप में डिस्कशन हुआ इससे था। तो बच सकते हैं आप, चलो भाई आप अवॉइड कर लो, ये कर दो, ब्लॉक कर दो। मीठे लोगों को थोड़ा पहचानने में थोड़ा वक्त लगता है। तो लेकिन वो अभी क्या है, समझ में आ जाता है, जैसे चैट आप कर लेंगे, कुछ बातें कर लेंगे, हाँ। तो उनकी मिठास तो गिरना शुरू हो जाती है। कुछ कुछ डिमांड भी करते क्या लोग, मतलब इन जनरल सभी की बात करते हैं? नहीं तो उनको जल्दी से ब्लॉक कर देना पड़ता है। नहीं नहीं, मतलब इन जनरल भी कोई मतलब क्रेजी डिमांड, कोई फैन है आपका बोल रहा कि यार सर अरे मेरे को वो बाइक कहता है राइड कि करो? सर एक बाइक हमको दे दो, बोले अरे भाई ये तो मैं भी बोलूंगा सर एक बाइक दे एक दो। बाइक, एक बाइक दो, और बाइक की चक्कर दो। चक्कर नहीं, मैं बोलता हूँ मैं पीछे बैठा के मैं राइड मारूंगा, बाइक हाथ में नहीं हाथ दूंगा में मैं। नहीं दे सकते। हाँ कुछ गाड़ियां मैं दे देता हूँ, लेकिन जैसे मेरी 14R वगैरह है, मैं किसी के हाथ में जल्दी देता नहीं। जी। हाँ मैं जीटी है, बूसा है, वो मैं दे देता हूँ जो राइडर्स हैं और भी, लेकिन हाँ 14R थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ। मतलब लगा हुआ है गाड़ी से। लगाव है गाड़ी से ज्यादा ये है, और अच्छा। हैंडलिंग को भी जरा बड़ा गाड़ी है, थोड़ा दिक्कत ज्यादा। हाँ 1400 सीसी है, मतलब हाँ बहुत फोर्टीन टफ हंड्रेड है। सीसी है, और उसका लेंथ वगैरह बड़ा है और बल्की है गाड़ी, थोड़ा सा अच्छा, वेट भी ज्यादा है। प्रिकॉशन ज्यादा लेना। जी। और टॉप स्पीड क्या रहेंगे अभी तक ओवरऑल में? देखिए कैसा है कि बहुत सारे यंगस्टर ये सवाल करते हैं, सर आपकी टॉप स्पीड क्या है, हाँ आपकी हाँ। टॉप स्पीड क्या है, सर आप रेसिंग करते हैं क्या, रेसिंग करते हैं। सर आप गाड़ी भगाते हैं क्या। तो पहली बात तो देखो, राइड और रेस में बहुत फर्क है। जी। हम लोग जो करते हैं वो राइड करते हैं। राइड कर। हाँ, रेस जो है वो ट्रैक पे होती है, हम्म। उसका एक प्रोफेशन है, वो एक अलग चीज है। जी। तो हम लोग रेसिंग नहीं करते, हम लोग राइड करते हैं। और राइड में क्या होता है कि आपको एक कंफर्टेबल स्पीड में, जिसमें आपको अच्छा लग रहा है, बाइक को आपको चलाते रहना है। हाँ। हाँ लेकिन आपको बाइक का, एनवायरनमेंट का और उसके पावर का मजा लेना है, तो कभी कभी जब आपको एक 5 किलोमीटर आपको दूर तक एक पैच नजर आए जिसमें कोई भी नहीं है और खुला रोड है और नजर आ रहा है, तो तब आप उसको बाइक को एक पुश थ्रॉटल कर। देके कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट के लिए आप उसको ये कर सकते हैं। मैंने अभी क्या है कि 270 तक भी मैं गया हूँ, हाँ। लेकिन मेरी, हाँ 260 270 माशाल्लाह। और 200 के ऊपर तो बहुत बार जाते हैं। लेकिन ये कंटिन्यू चलाने का नहीं, बल्कि आप थम दो, आप वहां तक जाओ, फिर नीचे आ जाओ, क्योंकि अच्छा। ये स्पीड में अगर आप कहीं बीच में कोई चीज आती है, तो आपको पैराशूट, आपके वो ब्रेक, हेलमेट और वो चीजें तो रोकने वाली, क्या पैराशूट भी नहीं रोक सकेगा। तो
एक कंफर्टेबल स्पीड है 120 140 ऐसा लगता है रोड कंडीशंस देखते हुए। इस पे अच्छा। अपन चलते हैं। इंडियन रोड्स में बहुत ज्यादा प्रिकॉशन और अलर्ट रहने की जरूरत है। जरूरत है। इंडिया में मतलब सबसे स्मूथ रोड आपको कौन सा लगा अभी तक, मतलब राइड करने के लिए, बाइक्स के लिए? सब में अच्छा तो मुझे यमुना एक्सप्रेस वे लगा, जहाँ अच्छा। पे पहले बाइक की परमिशन नहीं थी। अभी मिल गई अब परमिशन? है, अब हाँ। है, परमिशन है, कुछ अच्छा। सालों से है। जो आगरा से दिल्ली कनेक्ट होता है वो हाँ। बहुत अच्छा लगा। बाइक राइड के लिए, उसके लिमिट्स क्रॉस करने के लिए, और आपको भगाना या रेस करने के लिए भी बोल सकते हैं। बाइक को। हाँ, लेकिन जो अच्छे रोड हैं, सीनिक रोड हैं, केरला के हैं और लेह लद्दाख के रोड है। रोड तो खराब है, लेकिन लेह के पास कुछ कुछ रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं, नए रोड जो अच्छा। डामर से उससे बने हैं वो बहुत अच्छे हैं। जो जी। सीनिक रोड है, जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है, वैलीज है, ग्रीनरी है, वो रोड बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं। केरला में है, लेह लद्दाख की तरफ है। हमारे महाराष्ट्र के रोड मैंने देखा हूँ, थोड़ा सा खराब कंडीशन है एज हाँ। कम्पेयर टू कर्नाटका, तेलंगाना और दूसरी जगह के रोड्स और अच्छी कंडीशन। अच्छा। माशाल्लाह। एक बार इधर पलटा, फ्रेम आ रहा है ना सब बराबर? रिकॉर्डिंग चालू है? मालूम है, मालूम पड़ा रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग होता हो बैटरी है ना? है, सब हम्म, चल रहा है। चल। हाँ। हैदराबाद रिंग रोड राइड के लिए पूछ हो गया? अच्छा। क्या पूछ रहे हैं रिंग रोड में? रिंग रोड के कुछ क्वेश्चन करने का, क्या कुछ बोल रहे तुम? हैदराबाद का एक रिंग रोड है, लेकिन जो आउटर रिंग रोड है वो हाँ। बाइक के लिए बंद है। हाँ हमने क्या? उसके ऊपर बाइक डाला था जब की टू के हम कर रहे थे, वो उसमें सिर्फ कार अलाउड है। अच्छा। जो इनर रिंग रोड है, अंदर के रोड से आप जा सकते हैं। तो आउटर रिंग रोड पे, चूंकि इससे पहले वहाँ के जो इंडिया के मशहूर क्रिकेटर हैं अजहरुद्दीन, जी जी हाँ। उनके बेटे बाइक सुपर बाइक क्रैश में ही उनका इंतकाल हुआ, जिसकी वजह से अच्छा। मुझे लगता है वो आउटर रिंग रोड पर परमिशन नहीं है। तो थोड़ा सा रोड बड़ा अच्छा है। हाँ। हाल ही में मैंने फॉर्च्यूनर से वहाँ पर काफ़ी अच्छा ड्राइव किया हूँ काफ़ी बार, जी। लेकिन वहाँ बाइक की परमिशन नहीं। अच्छा। ये नहीं मालूम था मेरे को अभी, क्योंकि रिसेंटली मेरा हैदराबाद हुआ था, बट बाइक्स का अलाउड नहीं, नहीं है वहाँ आउटर पे। रिंग रोड पे नहीं। अभी इंडिया में कोई ऐसा लोकेशन सर जो जहाँ जाना है आपको लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि अभी बहुत के सारे टू के हैं। हो गया? हाँ। आ, लेह लद्दाख तो हमने गए हैं, लेकिन उसके और कुछ सेक्शन है, स्पीति वैली है, जी। और कुछ चीज़ें हैं वहाँ की, वो देखना बाकी है। हाँ। आसाम हमको देखना बाकी है अभी। जी। वहाँ नॉर्थ की, ईस्ट की भी राइड्स फेमस है। हाँ हाँ, आसाम के कुछ इलाके हैं जो बहुत फेमस है, मशहूर है, वो करना है। कोस्टल राइड्स हैं, समंदर के किनारे जो रोड हैं वो जी। भी बाकी है, वो करना है। और अच्छा। गोल्डन क्वाड्रेंगल भी करना है। उसमें भले ही मज़ा कम है, ट्रैफिक और वो पूरे हाईवे हैं, लेकिन वो भी एक बार करना है। तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें और जगह एक्सप्लोर करने की है। अभी बाकी। नेपाल, भूटान भी हमको जाना है, हमने प्लान करके, वो भी हमारा वर्कआउट नहीं हो सका। अच्छा। लेकिन जहाँ खूबसूरत रोड हैं, अच्छे अच्छे हैं, रोड कंडीशन अच्छी है और नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ सब जगह जाने का मन है और इंशाल्लाह जाएंगे। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे ऑडियंस के लिए एक बार समझा सकते हैं कैसा गोल्डन क्वाड्रेंटल क्या है? क्वाड्रेंट। गोल्डन क्वाड्रेंगल या क्वाड्रिलेटरल बोले तो चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये जो अच्छा। चार चार जगह हैं, चार इंडिया कोने के जो इंडिया चार के। मेट्रोज हैं, अच्छा। जिसको एक हाईवे कनेक्ट करता है, हाँ। वो हाईवे को बस आपको उस पर राइड करना है। ओके। तो उसको गोल्डन गोल्डन क्वाड्रेंगल क्वाड्रेंट। बोलेंगे। और बहुत सारे राइडर्स उसमें करते हैं। अब कोई कोई एक्सप्लोर करते हुए करता है, कोई कोई डायरेक्टली राइड करके एक रिकॉर्ड उसके नाम कर लेता है कि हाँ। हमने इंडिया के चार कोने घूमे हैं। एक्सप्लोर किए। कोई कोई ईस्ट टू वेस्ट भी राइड करता है, इंडिया का ये ईस्ट का जो कोना है वहां से वेस्ट वहाँ तक से भी है। रास्ता। लेकिन जो सब में ज्यादा जो इंडिया में लोग राइड करते हैं वो केटू के हैं, के टू के। कन्याकुमारी से कश्मीर, ये वाली जी। राइड फेमस है। या लेह लद्दाख की राइड अक्सर लोग जाते हैं। अच्छा। ये कोई इन्फ्लुएंसर वगैरह को देख के आप इंस्पायर हुए थे बाइक्स के लिए, या फिर नहीं, कहीं और मैं से? कोई भी इन्फ्लुएंसर को नहीं, बल्कि ये मेरा खुद का ही शौक रहा है। जो मुझे बाइक राइड का जो कीड़े पैदा हुए, ये खुद के ही है। इन्फ्लुएंसर तो जब मैंने राइड शुरू किया तो तब कोई था भी नहीं इंडिया में, जहाँ हाँ। तक मुझे याद है। हाँ, कि उस टाइम में, 2011 हाँ, 12। 2000 जब 11-12 में, तो शायद ही कोई इन्फ्लुएंसर था या इतना हम्म। इसका इफेक्ट था कि कोई राइड कर रहा है। फिर बाद बाद में मैंने देखा कि हालांकि मैंने बहुत सारे राइड कर चुका और रिकॉर्ड्स भी कर चुका था राइड में, जैसे बर्नर राइड वगैरह हैं। तो देखा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब पोस्ट दिल्ली कर रहे हैं बॉम्बे उसको। साइड से और नॉर्थ के साइड से जो वीडियोस बना रहे हैं जी। और अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अब हम बहुत सारे ऐसे भी राइडर्स हैं इंडिया में, अनगिनत हैं,
जो वो इन्फ्लुएंसर से ज्यादा राइड कर रहे हैं हाँ और अच्छा वो अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया सोशल तक पहुंचा नहीं पा रहे या करते नहीं। अच्छा और भी लोग हैं जिनको कोई कोई उसमें डालता भी है चीजें, छोटी मोटी हम्म उनकी रील या क्लिप देखने मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा उन मतलब इन्फ्लुएंसर्स के अलावा लेकिन काफी और भी राइडर्स हैं जो इंडिया में काम कर रहे काम हैं, राइड कर रहे हैं, और इन इन्फ्लुएंसर से 10 गुना ज्यादा वो राइड कर चुके हैं, हाँ बट सोशल मीडिया पर लेकिन एक्टिव सोशल नहीं है। मीडिया पे उनको प्लेटफॉर्म मिला नहीं, या वो उस चीज को वो हाईलाइट नहीं कर सके जो वो किए। अच्छा मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हाईलाइट हो बट नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहे, और कुछ कुछ चाहते भी नहीं, वो चाहते हैं कि बस अपना राइड करें, अपने आप को एंटरटेन करते हैं, खुद को खुश बस करते हैं, राइड करते हैं, वो सोशल मीडिया पे डालना पसंद भी नहीं करते हैं। अच्छा सर अभी अपन थोड़ा सा बात करेंगे आपके जिम वगैरह के इसमें इंटरेस्ट कैसे जागा आपका बॉडी बिल्डिंग फिटनेस में। ये एक अलग जर्नी है, ये चीज है। मैंने पहले मुझे बहुत पहले तो जब हम छोटे थे तो वालिद साहब हमको कुश्ती खेलने के लिए अखाड़ा या वहां पर ले जाया करते थे। अच्छा फिर जैसी पढ़ाई में लग गए, सारी चीजें हम पढ़ने में, डॉक्टर बनने में लग गए, फिर पेशे में, प्रैक्टिस में, जी तो मुझे डायबिटीज अचानक से शुरू हुआ। हाँ जब मेरी एज 32 थी, तो वजन भी काफी बढ़ गया, शुगर आ गई, शुगर की एक दो तीन कर करके 2-3 गोलियां शुरू हो गई, अच्छा और बाइक राइडिंग भी करता ही था। लेकिन फिर बात आई कि भाई अब ये बहुत हो गया गोलियां खाना, और हम्म फिटनेस की जर्नी शुरू करते हैं। अच्छा तो लगभग मेरी एज जब 32-33 रही होगी, तो मैंने फिटनेस में फिर एंट्री की, और एकदम स्ट्रिक्ट डाइट, डिसिप्लिन, हाँ और एक लोकल जिम में वर्कआउट शुरू किया। खुद मैं रिसर्च करता रहा, वर्कआउट के साथ साथ मैं सीखता भी रहा कि न्यूट्रिशन कैसे ये करें। हाँ साथ ही साथ वर्कआउट के अलग अलग जो कोर्सेज रहते, मैंने वो भी मालूमात लेना शुरू किया। लगभग एक साल भर में, चूंकि बचपन में कसरत किया करते थे, हाँ तो साल भर में ही फिटनेस अचीव हो गया। अच्छा डायबिटीज की जो गोलियां थी 1 साल में ही बंद हो गई, अरे वाह माशाल्लाह और लगभग 10 साल या अभी तक भी वो बंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, मामूली उसमें थोड़ा सा अभी उतार चढ़ाव हो रहा है शुगर में, लेकिन अब फैट लॉस हो गया, शुगर भी बराबर कंट्रोल में आ गई, हम्म तो फिटनेस मिल गया, और फिट होना। अब जी और फिट होते हुए, पहले कुश्ती खेलते थे, तो अब क्यों ना बॉडी बिल्डिंग ट्राई की जाए। हाँ तो मैंने 2016 में फिर जहां बाइक राइडिंग भी कर रहा था, उसके पैरेलल फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग की भी तैयारी शुरू की। जी और उस टाइम में फिर जीरो कार्ब्स वगैरह पे मैं रहा करता था, काफी स्ट्रिक्ट डाइट, मतलब अच्छा कोई अगर मुंह में कोई रोटी चावल भी डाल दे तो मैं थूक दूं, ऐसी डाइट। अरे बाप रे तो 2016-17 में जब मैंने तैयारी शुरू की, और 2018 में मैंने बॉडी बिल्डिंग भी खेलना शुरू किया, पहले लोकल लेवल मराठवाड़ा, फिर स्टेट लेवल और नेशनल, और फिर मैंने 2018 में थाईलैंड में भी इंटरनेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट किया हूँ। अच्छा मराठवाड़ा में काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली, और सिलेक्शन भी इंडिया टीम में मेरा अच्छा रहा। मेडल की ख्वाहिश थी, लेकिन चूंकि मेरे पीछे तकाजे, मेरी प्रैक्टिस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जॉब, और बिजी शेड्यूल की वजह से उसको जितना डेडिकेशन चाहिए वो नहीं दे सका मैं, और उस वजह से मेडल तो नहीं ला सका। लेकिन 2018 में मैंने थाईलैंड में अपने आप को इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया रिप्रेजेंट बॉडी बिल्डिंग। उसी टाइम में जब ये सब चीज़ें चल रही थी, तो मैंने अलग अलग जो वर्कशॉप है, जी एक्सरसाइज के हैं, न्यूट्रिशन के हैं, अलग अलग चीज़ें मैंने जा जाकर पूना बॉम्बे में अटेंड की, अलग अलग कोचेस से मिला। मैंने हैरिस हैंडू नामी, जो इंडिया के नंबर 1 कोच हैं अभी, जी जी जो हाँ ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, उनके पास मैंने 6 महीना पर्सनल कोचिंग ली बॉडी अरे वाह बिल्डिंग की, उनसे सीखने के लिए। बहुत सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स भी किए, जा जाकर किए, तब जाके एक फिटनेस का एक अच्छा नॉलेज मैंने रिसीव किया। न्यूट्रिशन अच्छा के भी कोर्सेज किए, और 2019 में फिर किसी रीजन की वजह से मैंने खुद का शुरू किया। अच्छा काफी मेरे बॉडी बिल्डिंग में क्लाइंट्स रह चुके हैं। पिछले 2 से 3 साल में मेरे 25 से ज्यादा क्लाइंट्स बॉडी बिल्डिंग में, जो लोकल लेवल से तो इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं बच्चे। अच्छा मेरे सोशल मीडिया पे कुछ पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं, 2 साल पहले तक या साल भर पहले तक भी उनके फोटोज वीडियोस भी अभी भी मौजूद हैं। जी अब बॉडी बिल्डिंग की जर्नी 2 से 3 साल में जल्दी खत्म हो गई, कुछ हेल्थ के रीजंस की वजह से। अच्छा और 2019 से फिर मैंने जिम इंडस्ट्री में मेरा एंट्री हुआ। मैंने एक जिम से शुरुआत की, फिर दूसरा जिम, और पिछले साल तक लगभग मेरे 4 जिम रह चुके हैं, जिसमें भीड़ में 2 जिम, एक परली में और एक उस्मानाबाद में।
अच्छा। तो बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस कोच, न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट और उसके साथ ही साथ जिम ओनर, ये जर्नी पूरी ओवरऑल मेरी ये फिटनेस की है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अल्लाह ने नाम दिया और अच्छा। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स, फैट लॉस वेट लॉस के तो अनगिनत क्लाइंट रहे हैं और बॉडी बिल्डिंग में भी कई सारे मेरे क्लाइंट रह चुके हैं। बॉडी बिल्डिंग की लाइन का मेरा तजुर्बा खराब रहा। ये जो बॉडी बिल्डिंग की जो कम्युनिटी है या फील्ड है, इसमें बहुत सारी धांधलियां हैं, बदमाशियां हैं, लोग अच्छे नहीं हैं। क्योंकि इसमें जब कोई एक सादा बच्चा एक बिल्डर के फॉर्म में स्टेज पे खड़ा होता है, तो उसमें जो जी। एटीट्यूड और ईगो उसमें जो आता है वो स्टेज का, और जो लोग उसकी वाहवाही करते हैं, वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। 10 बॉडी अच्छा। बिल्डर में से 2 ही हैं जो आपको थोड़ा सा वो एटीट्यूड और वो चीज़ को, वो इज्जत को बरकरार रखते हैं, लेकिन बहुत सारे जो हैं उसमें मस्ती में आ जाते हैं या फिर वो अलग लाइन में निकल जाते हैं। तो हाँ। बॉडी बिल्डिंग की मैंने धीरे धीरे उस कम्युनिटी से भी मैं अभी पीछे हटता जा रहा हूँ, क्योंकि वो अच्छा। फील्ड मुझे इतनी ठीक नहीं लगी। और बॉडी बिल्डिंग ये फील्ड जो है, ये एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स और कुछ ऐसी चीजें हैं, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स और एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक ड्रग्स हैं, उसके बगैर ये अधूरी है, जिसके अंदर बहुत सारे मेडिकल इश्यूज और गवर्नमेंट के जो कायदे कानून इसके भी इश्यूज हैं। इस हाँ। वजह से भी मुझे पीछे हटना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी एक फील्ड है, एक मैदान है, जिसका एक अलग डिस्कशन है, जिसमें घंटों भी जाए तो कम है। अच्छा, मतलब एक लोगों में ये भी पर्सपेक्टिव है ना कि जो प्रोटीन लेते या स्टेरॉइड्स लेते, उससे बस टेम्पररी बॉडी पंप होती है, बाद नहीं, में हेल्थ कॉन्शियस। प्रोटीन एक अलग चीज है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स देखिए, 2 से 3 चीजें उसमें, बेसिक चीजें। जी अब हाँ। चूंकि अब इस चीज में हम घुस चुके हैं, बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स है, हाँ। कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स है अच्छा। और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं। तो आप हेल्थ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। हेल्थ में क्या है आपका, जैसे आपका मल्टीविटामिन, विटामिन सी, विटामिन ई है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो पेशेंट्स में भी यूज होती हैं, उसको हम हेल्थ सप्लीमेंट्स बोलेंगे। अच्छा, ये ओरली कंज्यूम ये करने हाँ, ये ओरली कंज्यूम होती हैं, ये पेशेंट्स भी लेते हैं, बॉडी बिल्डिंग करने वाला या फिटनेस एंथुसियास्ट भी ले सकता है। ओके। दूसरी चीज आती है बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, जिसमें टैबलेट्स आ गई, जैसा मैंने बताया, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, विटामिन ई, फिश ऑयल, विटामिन डी, जी। ये सब है जो मेडिकल स्टोर पे मिलेगी। बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट जिसमें वे प्रोटीन है, क्रिएटिन, ग्लूटामिन, बीसी डबल है, जेडएम है और अनगिनत है, आर्जिनिन, सिट्रुलिन, ग्लूटामिन, ये सारी चीजें, प्री वर्कआउट है, ये सारी चीजें हैं। ये अच्छा, इसको बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स बोलते ये हैं। इनके सप्लीमेंट्स भी हैं। साइड इफेक्ट्स नहीं के बराबर है। ओके। अगर आप इसको लिमिट में ले रहे हैं, अच्छे कंपनी का ले रहे हैं, ऑथेंटिक ले रहे हैं, तो बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट से भी कोई दिक्कत नहीं नहीं है। होने। दिक्कत कहाँ आ गई, जहां आपके एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स हैं और कुछ इंजेक्टेबल्स भी हैं, उसमें टैबलेट्स भी हैं, कुछ लोगों ने साम्स ये लॉन्च किए हुए हैं, वो भी हानिकारक है, और कुछ ऐसी चीजें हैं इंजेक्टेबल हैं जो अति जिस्म में एक्साइटेशन पैदा करती हैं, जिसमें एएमपी है, अच्छा। टर्बिन है, ये तो चीजें और एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड से भी और ज्यादा हार्मफुल है। ओके। मेरी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी, और मैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स मुझे उसका जादूगर भी मानते हैं कि मैं एक सादे बच्चे को स्टेज पे खड़ा कर सकता हूं और कुछ ही दिनों में या महीनों में उसकी बॉडी और रूपांतर को चेंज करने की अल्लाह ने मुझ में इतनी सलाहियत दी है। माशाल्लाह। लेकिन ये चीज़ों के साइड इफेक्ट्स और इससे लगे हुए लोगों के अंदर भी जो साइड इफेक्ट्स पैदा होते हैं ह्यूमन टेंडेंसी में, वो जी। सब देखते हुए मैंने इससे थोड़ा सा मैं पीछे रहा, अच्छा। खास करके बॉडी बिल्डिंग से। हाँ, फिटनेस के लिए वेट लॉस, फैट लॉस, हेल्दी रहना, फिट रहना, ये जी। चीजें मैं आज भी गाइड करता हूँ, उसके प्लान्स बनाता हूँ। मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस कोच बहुत सारे आज भी क्लाइंट्स, डॉक्टर्स और बहुत सारे लोगों के मैं डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान और सप्लीमेंट प्लान आज भी मैं उनको गाइड करता हूँ। अच्छा, और उन लोगों के लिए क्या मैसेज है सर जो मंडे से जिम जाने वाले हैं, मेरी तरह? देखिए, अब हर कोई जानता है कि इंडिया में 1 या 2% लोग ही हैं जो जिम जाते हैं, जी। और फिट इंडिया मूवमेंट मोदी जी ने लॉन्च की थी, जो तो सिर्फ सर्वे के लिए रह गई। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो मंडे से, न्यू ईयर से, आने वाली इससे या आ रहा कल से बोलने वाले हैं, लेकिन नहीं आ पाते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को मोटिवेट करें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, अपने आप को फिट जी। रखें, क्योंकि जो वर्कआउट है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ये एंटी एजिंग है। ये आदमी की उम्र को पीछे खींचती है, आदमी को फिट रखती है, उसको स्ट्रेस को भी कम करती है, फिट रखने के अलावा उसके हार्मोन्स को मेंटेन रखती है, आदमी को जवान बनाए रखती है। अच्छा। और वर्कआउट करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और जिम करना हर एक के लिए, जैसे मैं बोलूंगा, जैसे खाना, पानी, सोना, ऑक्सीजन है, वैसे भी जिम करना ये निहायत ही जरूरी चीज है। अच्छा, एक्चुअली सर मेरा पर्सनली भी एक क्वेश्चन है कि मैं भी दिन में से लगभग 8 से 10 घंटे स्क्रीन टाइम देता हूँ, एंड पूरा काम बैठ के होता है या लेट के होता है।
तो मैं खुद को पर्सनली कैसे फिट रखूं? टाइम मैनेजमेंट तो मेरा। पर्सनली फिर देखिए, मैं तो हर आदमी के लिए बोलूंगा, या जो एडवाइजेबल है साइंस के हिसाब से, 20 मिनट से ज्यादा आप एक जगह बैठे ना रहें। अच्छा। आप उठ के थोड़ा चले फिरे, उसके बाद फिर बैठे। और एक्सरसाइज, इंसान जो बना है वो बैठने के लिए नहीं बना है या स्क्रीन के लिए नहीं बना है। उसको चलते फिरते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, हरकत में रहना चाहिए। चाहे आप स्क्रीन पे बैठो या कहीं किसी भी काम में बैठो या टेबल कुर्सी पर बैठो, लेकिन चलते फिरते रहना जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है। आपका स्क्रीन टाइम चाहे 2 घंटे हो, 20 मिनट हो या 10 घंटे हो, जी। एक्सरसाइज जरूरी है, जिससे मैंने। आपको फायदा होगा। आपका स्ट्रेस, एंटी एजिंग और आपके नॉर्मल हार्मोन्स और हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज निहायत जरूरी अच्छा। अभी मतलब ये वीडियो से हट के मैं सही में बहुत टाइम से सोच रहा था मैं जिम को आने का, लेकिन वो हो रहा ही है। नहीं। नहीं आना, कैसे भी करके हफ्ते में तीन बिल्कुल। दिन 4 दिन क्यों नहीं होता, अच्छा। आना चालू करो, उससे बहुत फर्क पड़ता है, इंशाल्लाह उससे बहुत इंशाल्लाह फर्क पड़ता बिल्कुल। आप जो टाइम पे रहते हो उस टाइम पे आने को ट्राई है। करते शाम के हैं। टाइम में आओ, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे। हाँ, वो कुछ दिन ट्राई करके देखे हुआ है मैंने। आओ, पार्टनर नहीं है असल में, वो वजह से भी पार्टनर थोड़ा की सा। जरूरत नहीं, आप वहां मिल जाते, बहुत पार्टनर है वहाँ। हाँ। अनगिनत लोग हैं वहाँ, खुद अच्छा। दोस्त बन जाते। अ, अभी सर आप मतलब इतनी सब चीज़ें करें, जिम हो गया, फिर हॉस्पिटल है, फिर ब्लॉगिंग है, राइडिंग है, इन सबको मैनेज करते मतलब टाइम मैनेजमेंट आपका कैसे बैलेंस हो रहा? मैं सुबह जैसे उठता हूँ, नमाज पढ़ के थोड़ी देर आराम करता हूँ, उसके बाद जिम, जिम के फिर फौरी बाद सिविल हॉस्पिटल जाता हूँ। वहाँ अच्छा। का राउंड्स, वहाँ का काम देखता हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उसके बाद मेरा हॉस्पिटल आता हूँ, मेरे हॉस्पिटल में 4 बजे तक काम करता हूँ, कुछ देर आराम करता हूँ, फिर से सिविल हॉस्पिटल जाता हूँ, फिर जिम। और ये इसके बीच में दोपहर में या रात में जो भी मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, उसमें लॉगिंग या वीडियोस बनाता हूँ। मेरे सारे वीडियोस या लॉगिंग मैं चलते फिरते अपने सिंपल से आईफोन से ही मैं करते रहता हूँ। कोई प्रोफेशनल एडिटर या मैंने कुछ भी चीज नहीं। हायर नहीं की है। हाँ। बस जो, और मैं जो कर रहा हूँ वो मैं डाल देता हूँ। जी जी। कभी कभी तो चलते चलते फिरते फिरते बहुत कम एडिट में भी मैं डाल देता हूँ। तो हम्म। ये सारी चीजें ऐसे होते जा रही है। और इसके अलावा मुझे, मेरे घर वाले अक्सर शिकायत करते हैं मैं फैमिली के लिए टाइम ज्यादा देता नहीं हूँ। तो इसमें से भी बहुत सारा टाइम मैं कोशिश करता हूँ मेरे फैमिली के लिए भी निकालो, और घूमना फिरना भी करते रहूँ, और दीन के काम के लिए भी वक्त देना जरूरी है। बिल्कुल। महीने में 2-3 महीने में जैसे भी वक्त मिला, 1 दिन 3 दिन जमात में जाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, ये वाला पर्सपेक्टिव नहीं पता था आज, मतलब मैं अच्छे खासे। जाता हूँ। हाँ, स्पिरिचुअल है हाँ, आप। जैसे भी ये है मौका मिले, मैं बिल्कुल 1 दिन या कम से कम 2 दिन 3 दिन जमात में जाते रहता हूँ। महीना 2 महीना क्यों नहीं होता जाते हाँ। तो। मेरे डॉक्टर दोस्त हैं बहुत सारे, वो अक्सर जी। साथ में रहते हैं, हाँ, भी पढ़े लिखे। रमजान का एक हाँ, ब्लॉग था रमजान में आपका। 3 दिन लगे हैं, उससे पहले भी 1 दिन। और जब भी इज्तिमा के उसके कुछ तकाजे रहते हैं दीन के, उसमें जी। जितना हो उतना कोशिश तो करता हूँ। अच्छा, मेरी शादी में इसलिए नहीं आए थे आप? हाँ, इस्तेमा मैं का जमा पीरियड था वो टाइम इज्तिमा पे, में था तो इस्तेमा इसलिए। में थे रहे। और कुछ माइंड में? अरे हाँ, थोड़ा नीट का डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत। थोड़ा सा नीट का भी चल कर सकते हैं हाँ। अभी। सर जैसे कि अभी आप डॉक्टर हैं, तो आप हमारे मतलब आपके टाइम पे तो शायद नीट वगैरह कुछ भी नहीं था, नहीं राइट? नहीं। नीट तो अभी भी रिसेंटली आया, एक 8-10 साल हो गया शायद उसको। तो अभी जो बच्चों ने एग्जाम्स वगैरह दिए हैं, तो बहुत से लोग हैं, मतलब बहुत से बच्चे जो डिप्रेस हो जाते हैं रिजल्ट नहीं आने पे, पेरेंट्स का एक पीयर प्रेशर रहता, तो उसके ऊपर मतलब कोई गाइडेंस? अभी देखिए कि जो इस साल का नीट है, नीट 2025 का, ये जब से नीट शुरू हुआ सबसे टफेस्ट नीट रहा अच्छा। नीट की हिस्ट्री में। और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे पहले दिन डिप्रेशन में रहे, जैसे एग्जाम बाहर देकर निकले, बहुत सारी बच्चियां तो रोने लग गई थी, और हाँ। लड़के भी डिप्रेशन में पहले दिन। लेकिन जैसे जैसे वो दिन गुजरा और रात में जैसे रिव्यूज आना शुरू है नीट 2025 के, जी। तो फिर बच्चों के थोड़ा जान में जान आई कि ये हमारा पेपर खुद का हार्ड नहीं गया है, बल्कि ओवरऑल ओवरऑल। पूरे इंडिया का ही ऐसा ये एनटीए ने पेपर सेट किया है, जिसमें अच्छे से अच्छे और टॉपर से टॉपर की भी वाट लग गई है। अच्छा। फिजिक्स का पेपर निहायत ही हार्ड, केमिस्ट्री एकदम ट्रिकी, और बायोलॉजी एकदम लेंदी। तो तीनों भी सेक्शन काफी हार्ड और टफ रहे। अच्छा। और ये मुझे पर्सनली इसलिए इसके मालूम लिए। क्योंकि मेरी बेटी ने नीट दिया है, हाँ। और मैं खुद इस कंडीशन से गुजरा हूँ। मेरे घर में खुद उस दिन काफी टेंस सिचुएशन रही। फिर नेक्स्ट डे से थोड़ा सा हम रिलैक्स रहे कि भाई ओवरऑल मेरी बच्ची का ही नहीं ये पेपर ऐसे गया है, बल्कि सभी का इसी सभी टाइप में का। गया है। तो अब जो 14 जून को रिजल्ट आने जा रहा है, उस पर सभी की नजर है कि सभी का अच्छा। पेपर हार्ड गया है। तो इस साल इंशाल्लाह रैंक जो है कट सभी ऑफ। के लो रहेंगे, कट जी। ऑफ जो लो रहेगा। लो रहेगा। और उम्मीद है कि एडमिशन जो भी मेहनत जिन बच्चों ने की है, सबको एडमिशन उनके डिजायर्ड फैकल्टी में मिलेंगे।
इंशाल्लाह बिल्कुल। बच्चों से मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये कोई मुश्किल या इम्पॉसिबल चीज नहीं है। आप मेहनत करते रहेंगे, डेडिकेटेड और फोकस रहेंगे, आप बिल्कुल रैंक ला सकते हैं। पहले अटेम्प्ट में नहीं ला सके, आप दूसरे में लाइए, और घर वालों का सपोर्ट है तो एक साल और भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन पहला या दूसरा अटेम्प्ट ही है, ये काफी है, सफिशियंट है। अगर उसके बावजूद भी नहीं आ रहे हैं तो ज्यादा स्ट्रेस ना लेते हुए, और भी मेडिकल लाइन में ऑप्शंस है, और भी अलग अलग चीजें हैं करने के लिए। जी। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें करने के लिए है, और भी चीज़ों पर आप फ़ोकस करके उसमें एंट्री ले सकते हैं। लोग मतलब बच्चे अक्सर ना गलत डिसीजन ले ले रहे हैं इसके चक्कर में कि भाई मेरा पेपर टफ गया या फिर मैं पास नहीं हो पाया। मतलब एक अटेम्प्ट में ही लोग हार मान जा रहे हैं। तो उनको मोटिवेट करने के लिए सर कुछ आपकी तरफ मैं से? ये बोलूँगा कि बच्चों ने जो है, पहले शुरू तो अपने आप को जो है काम एंड क्वाइट रखते हुए, सब में ज़रूरी है कि उनकी ज़िंदगी में दीन रहे। जी। दीन रहेगा तो बच्चे का यकीन अल्लाह पे रहेगा कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट देने वाली ज़ात अल्लाह की अल्लाह है। की बेशक। तो मेहनत करें, असबाब ऐसे पैदा करें कि आप मेहनत करने के बाद उसके रिजल्ट ना लगे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और उसमें हार जीत ये देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह की बिल्कुल। तो जब मौला के ऊपर ध्यान रहेगा तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी या ऐसी जो चीज़ें अनहोनी घटना घटने की वो उम्मीद कम रहेगी। लेकिन मेहनत करते रहें, अपने स्किल्स को डेवलप करें, और उसी एक चीज़ एमबीबीएस या नीट पे फोकस करने के बजाय और भी अल्लाह ने मौके रखे हैं, उस पर फोकस करें। अच्छा, थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए भी कुछ गाइडेंस, मतलब पेरेंट्स ही ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं ना कि अगर तेरा ये नहीं हुआ या फिर तेरे पड़ोसी का हो गया, तेरे क्लासमेट का हो गया। मैं सबसे ज्यादा एक बात जैसा पेरेंट्स की कही जी। आकिफ ने, उससे ज्यादा जरूरी बात जो बोलना चाहूंगा पेरेंट्स के लिए, कि आज के दौर में सब में बड़ा जो वबाल है, शर है, परेशानी है, फिक्र वाली बात है, वो है मोबाइल। ये मोबाइल ऐसी चीज है जो उम्मत और पूरी दुनिया सब में टफ फेस से गुजर रही है। पिछले 20 सालों में मोबाइल की वजह से जितने वबाल पैदा हुए हैं जी। और जितने शर फैले हैं, ये शायद ही किसी सेंचुरी में या हजारों साल में हुए होंगे। बिल्कुल सही है। तो और मोबाइल ऐसी चीज है जिसकी वजह से कोई भी बच्चा तन्हाई में दुनिया के किसी भी कोने में चले जाता है, पहुंच जाता है, और उस तक कोई भी आदमी पहुंच जाता है। तो मैं हम्म। पेरेंट्स से ये बोलना चाहूंगा कि मोबाइल अपने बच्चों को ना दे। अगर जरूरत है तो सिर्फ कॉलिंग वाला, बटन वाला मोबाइल रखें। जी। और स्मार्टफोन तो हाँ। बगैर अपनी निगरानी के बच्चों को तो बिल्कुल भी ना दें। बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी मतलब हमने खाली आपके पास ना सुपर बाइक्स ही देखी हुई है, क्या हम सुपर कार वगैरह कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? मेरे पास 2 साल पहले एस एल के 350 थी, अच्छा। येलो कलर में, कुछ टाइम के लिए। उसके कुछ वीडियोस अभी भी सोशल मीडिया पर हैं। हाँ। तो एक येलो कलर की थी और उसके बाद एक ब्लैक कलर की भी थी। अच्छा। तो मैं एस एल के 350 2 बार ले चुका हूँ, लेकिन मुझे कार इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगी, अच्छा। और वो ज़्यादा खर्चे का भी मामला है। तो इंशाल्लाह अभी तो नहीं, फ्यूचर में हो सकता सुपर कार या स्पोर्ट्स कार बोलेंगे जिसे, वो अच्छा। इंशाल्लाह। मेरी फेवरेट फोर्ड मस्टैंग है। और इंशाल्लाह। मुझे बहुत अफसोस होता है, मैंने लगभग 7-8 साल पहले, जब फोर्ड मस्टैंग कार 30-35 लाख तक मिल रही थी, लेना चाह रहा था लेकिन पैसे नहीं थे। एक दोस्त के साथ भी लेना चाह रहा था मिलकर। अफसोस होता कि वही गाड़ी आज 80 लाख रुपए में बिक रही है, अरे और वही पुराना मॉडल, ओल्ड मॉडल है। वही मॉडल 8 साल पुराना होके अब जो 30-35 लाख में था वो 80 लाख में हो चुका है। हाँ। अफसोस होता है, उस टाइम ले लिया होता, लेकिन पैसे नहीं थे तब। अभी भी नहीं है पैसे वैसे उतने तो। आप तो ले सकते सर, अब तो चांद पे जमीन भी ले सकते हो बोलो। उसके अलावा कुछ और साइड बिजनेस वगैरह जो डिस्कस कर सकते हैं हम, क्या नहीं है कुछ? नहीं, मैं जिम, अपना हॉस्पिटल, बस। दो ये काम है। प्लॉटिंग करके छोड़ दिए हैं। प्लॉटिंग हाँ। में लोग बराबर मिले नहीं, तो और फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हैं। तो इस वजह से प्लॉटिंग मैंने छोड़ दिया। किया उसमें थोड़ा ट्राई किए। जी। वैसे तो बीड़ ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई प्लॉटिंग करता है, लेके रखता है, हर दूसरा आदमी प्लॉटिंग वाला ही हाँ, होता है। प्लॉटिंग आता है। लेकिन मैं वो फील्ड ट्राई करके छोड़ चुका हूँ। और सर मतलब आपके बारे में ना एक अफवाह कमेंट देखा था मैंने कि आपकी नेक्स्ट संडे राइड क्या हम मार्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या, तो ये बात में कितनी सच्चाई है? ये वो कमेंट करने वाला मैं खुद था। तो रास्ता बन जाए तो कहीं भी गाड़ी डाल देंगे। उसका रोड हो मसला है। जाए मार्स तक, वहां भी चले जाएंगे, ऐसा। अभी कुछ मतलब सुपर कार का तो नहीं प्लान है, नेक्स्ट सुपर बाइक? नेक्स्ट सुपर बाइक जो है, मेरा इरादा
BMW S1000RR का भी है, या अच्छा फिर एक BMW में XR1000 भी आती है, एक्स जो आर थाउजेंड एडवेंचर स्पोर्ट्स कॉम्बिनेशन है, जी XR1000। जी वो भी अच्छी गाड़ी है। लेकिन S1000RR भी मैं इंशाल्लाह एक अल्लाह ने मौका मिला तो वो भी ट्राई करूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह M1000RR भी है शायद से एक उसमें M एडिशन आता है। अच्छा S1000RR जो है बेसिकली एक बाइक है, हाँ जिसमें M एडिशन और उसमें प्रो एडिशन अलग अलग उसमें मॉडल्स आते हैं। अच्छा जो M वाला थोड़ा एडवांस में ओके और कुछ टॉपिक है वो भी सोचा मैंने एक ना छोटा सा अपन हाँ चैट जीपीटी बहुत डेंजर है हाँ। एक छोटा सा ना अपन रैपिड फायर जैसा ले लेंगे लास्ट सेक्शन अपना बाइक या कार वो तो क्लियर हो बाइक। गया एनी डे बिरयानी या प्रोटीन अब मैं बिरयानी बोलूंगा भाई, कि बिरयानी से ही प्रोटीन का सोर्स ले सकते हैं अपन, प्रोटीन से बिरयानी नहीं ले सकते। बिरयानी का कंटेंट में प्रोटीन भी है, वो उसमें से मिल जाएगा। हाँ जी। फेवरेट सीजन राइडिंग के हिसाब से फेवरेट सीजन, जी ठंडी के दिन है वो अच्छे रहते हैं, अच्छा लेकिन जब बारिश रुक के होती है तो वो भी अच्छे दिन होते हैं। वैसे मैं तो तीनों सीजन में करता हूँ, अच्छा लेकिन ठंडी अभी का सीजन थोड़ा सा अच्छा रहता है राइडर्स के लिए। जी अभी संडे में तो ये मतलब अभी जो संडे राइड्स हो रही है मोस्टली अपन मतलब गर्मियों में नाइट राइड ही कर रहे हैं नाइट राइड ही जी कोशिश कर रहे हैं। वो प्रेफरेबल है जी। अब मैं एज अ बिगिनर मतलब मेरे को क्या सजेस्ट करेंगे आप अगर मेरे को सोलो राइड करना है जहाँ पे मैं व्लॉग भी कर पाऊँ एकदम कंफर्टेबली जाके आऊँ ऐसा कोई एरिया डेस्टिनेशन आप, हाँ डेस्टिनेशन कुछ डिपेंड करता है आप कितना लंबा राइड करना चाह रहे कितना भी कर हैं। सकते हो डेस्टिनेशन तो बहुत सारे हैं। जी तो मैं तो बोलूंगा जो सिंपल डेस्टिनेशन है यहाँ से जाने के लिए, अभी थोड़े दिन में नेक्स्ट मंथ में बारिश होगी, अच्छा ग्रीनर मौसम होगा, जी तो मालशेज घाट जो हाँ हमारे एरिया से नज़दीक है, जहाँ अच्छा पुणे बॉम्बे सब जगह के राइडर्स आते हैं, नज़दीक में देखे तो मालशेज घाट है, नहीं तो महाबलेश्वर भी है, जी लंबा जाना चाह रहे तो गोवा भी है। हाँ और रायगढ़ के भी कुछ इलाके हैं, वहाँ के भी रोड्स हैं सोलो राइड के लिए अच्छे हैं। अलीबाग भी जा सकते हैं इनफैक्ट। अच्छा तो ये सोलो के लिए और मानसून में खास करके मालशेज घाट, तामिनी घाट और लोनावला, ये एरिया अच्छे हैं जहाँ पर राइड के लिए जाकर आ सकते अच्छा अम, और क्या था यार एक मतलब कुछ ऐसा फेवरेट फेवरेट वाला लेंगे फेवरेट फूड फेवरेट ड्रिंक ऐसा ठीक है अ, अभी नेक्स्ट सेक्शन हमारा हम ट्राई करेंगे कि सर के फेवरेट चीज़ें क्या क्या है मतलब हर सेक्शन में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रैपिड फायर जैसे जिसको देखते हैं सर फेवरेट फूड आपका हैं। अब मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे गौर ही नहीं किया मुझे क्या पसंद है। अच्छा जो आया खाते रह गए। लेकिन फेवरेट फूड में, हाँ, अभी क्या बोल सकते हैं, बिरयानी खा लेते हैं थोड़ी बहुत, ऐसा है। फेवरेट बिरयानी कहाँ की पसंद है मतलब कोई एक लोकेशन मुझे स्पेसिफिक होटल स्पेसिफिक होटल बोले तो हैदराबाद की शादाब की बिरयानी ही अच्छी लगी। अच्छा अच्छी है, और हमारे पास देखे तो सिटी होटल की अच्छी वीडियो में। जी और ओवरऑल मतलब इंडिया में कोई एक ऐसा लोकेशन जो आपको पर्सनली बहुत अपीलिंग लगा बहुत मज़ा आया कोई सिटी कश्मीर। कश्मीर अभी रिसेंटली कब कब गए थे मतलब लेह के टाइम नहीं, हाँ, जब लेह लद्दाख गए थे, जब गए अच्छा थे डल लेक और कश्मीर की कुछ जगह। अच्छा कश्मीर बहुत खूबसूरत है, फिर मनाली उसके बाद। अच्छा ये दोनों जगह जो है, और उत्तराखंड भी बहुत अच्छा है। उत्तराखंड हुई भी आपकी राइड कोई हाँ, गए हैं, उत्तराखंड भी गए हैं। अच्छा ये रह गया था स्वीट पसंद है या अभी हाँ, अवॉइड करते बहुत हैं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि हेल्थ की वजह से जरा स्वीट बोले तो दूर ही रहना पड़ता अवॉइड है। ही करते हैं अवॉइड कर, आ जाए तो खा लेते, थोड़ा खाते, बहुत ज्यादा नहीं। बर्फ का गोला या फिर अपनी आइसक्रीम थोड़ा काला खट्टा पसंद है। वो क्योंकि ना मतलब अभी लोगों को लगता ना कि सर ऐसा स्टैंडर्ड है वो है सर बर्फ का गोला खाएंगे नहीं, गोला अच्छा लगता है, आइसक्रीम से ज्यादा तो मैं बोलूँ काला खट्टा होगा काला जिसमें। खट्टा अच्छा लगता उसके अलावा अ, बस मैं ब्लैंक हो जा रहा अब बात खत्म होते आएगा कुछ और सर आप मतलब आप जो कुछ एक मैसेज वगैरह कुछ बोलने का है तो बोलेंगे अपन अभी मैसेज में तो मैं नंबर एक बोलना चाहूंगा, पहले शुरू दो तीन बातों में, भाई मोबाइल अपने बच्चों को जी पेरेंट्स में कंट्रोल में रखना चाहिए। और पेरेंट्स के अलावा घर की जो लेडीज हैं उनको भी उसमें इस ताल्लुक से प्रिकॉशन रहना चाहिए। इस बारे में लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ख़तरे वाली बात है।
कि अपने बच्चों और अपने घर के लेडीज को मोबाइल से दूर रखें। जी ये बहुत बड़ा एक फितना है, वबाल है। ये हो गया। नंबर 2 जो चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा, एक्सरसाइज करें। हर एक के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, लेडीज़ हो। बच्चा बोले तो जो 6 साल के ऊपर का बच्चा जो भी रहेगा अपने घर में, उसको एक्सरसाइज की आदत डालें। मेरे पास अक्सर दवाखाने में बच्चे आते हैं कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, खा रहा है नहीं है, बढ़ नहीं रहा है, कमज़ोर है। उसको आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में डालो, खुद भूख लगेगी, खुद खाएगा। तो अच्छा एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी ये ज़रूरी है बच्चों के लिए। लेडीज़ को अगर जिम जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं जा सकते तो घर में कसरत का कुछ ना कुछ उनको साधन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। अच्छा ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा बच्चों के लिए बोलूँगा कि भाई अगर मोबाइल से दूर रहें तो अपने आप पढ़ाई पर वो फोकस उनका होगा। बिल्कुल सिर्फ क्लासेस ट्यूशन लगा के अच्छे स्कूल भेज के माँ बाप के लिए ये नहीं कि उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर या अच्छे इंसान बन जाएंगे। और मैं ज़्यादा इस टाइप का आदमी हूँ कि डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा अपना बच्चा अच्छा, दीनदार, समझदार, ईमानदार बने, ये ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। उनकी डिग्रियां आपको काम में नहीं आएगी अपने माँ बाप को या घर वालों को, जितना एक अच्छा बच्चा, कम पढ़ा लिखा लेकिन फर्माबरदार काम में आएगा। अच्छा माशाल्लाह बहुत बहुत बढ़िया मैसेज है सर से। मैं खुद ये चीज़ से मतलब मेरी भी क्या बोलेंगे आंखें खुल गई। माशाल्लाह सर बहुत बहुत मज़ा आया सेशन में एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। एंड अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो ये वीडियो पे सर कितने लाइक्स एक्सपेक्टेड कर रहे हैं आप, कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो? मेरे वीडियोस को रील्स में व्यूज नहीं जाते नहीं, लाइक से ज्यादा मैं सोचता हूँ कि इसमें की चीजें कुछ पॉजिटिव लोगों के काम में आ जाए बिल्कुल तो वो ज्यादा इंशाल्लाह जरूरी है। जितनी अच्छी चीजें, जितना अच्छी बात होती है, जी तो सोशल मीडिया के हैंडल के बजाय कुदरती तौर पर खुद ही वो चीजें वायरल होती है और एक अच्छा मैसेज लोगों में जाता है। अच्छा हमारी चीज, हमारे पॉडकास्ट से अगर किसी को कोई चीज अच्छी देखने को, सुनने को मिल रही तो अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी। भले ही बिल्कुल उसमें लाइक्स कम हो लेकिन कुछ सुधार आ जाए, कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में कुछ पॉजिटिव चीज पहुंचे तो वो बड़ी बात है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो डेफिनेटली आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने लव्ड वंस के साथ, और जिसको आप चाहते हैं कि मतलब इसके कुछ कुछ सेक्शन है जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ सर ने हमारे साथ शेयर की है हेल्थ के रिगार्डिंग, फिर अपने प्रोफेशन करियर स्टडीज़ के रिगार्डिंग, और दीन दुनिया की भी मतलब दुनिया के साथ साथ हमने दीन की भी बातें बहुत सारी की है। तो आप लोग डेफिनेटली शेयर कीजिए एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग सर के साथ लेके आएंगे। और उस पार्ट में क्या क्या आप लोग चाहते हैं कि मतलब क्या डिस्कशन हो या क्या टॉपिक आपको सर के बारे में सुनना है या सर की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी कुछ, अगर आप सर कंफर्टेबल हो गए तो सर थैंक यू सो मच। थैंक सो गाइस कैसा लगा आपको पॉडकास्ट जरूर से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट्स लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके एक अप्रिसिएशन आप लोग दे सकते हैं। एंड अगला कौन सा गेस्ट आप देखना चाहोगे हमारे इस पॉडकास्ट पे कमेंट करके बताइए। एंड तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज।